चलिए एक बार फिर से सभी लोगों को स्वागत है। हम लोग बात करते हैं, देखिए आज का जो टॉपिक है वो आपका यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तीन शब्द हैं, पहला यूनिवर्सिटी, सेकंड नंबर पे ग्रांट्स है, तीसरा कमीशन आपका। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया गया। तो भारत में उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा का मतलब होता है हम लोग 12th तक की जो एजुकेशन है वो हमारी जो है MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पास है। और MHRD के बाद यानी कि उच्च शिक्षा जो 12th क्लास के बाद यानी कि जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं, तो 12th के बाद हम लोग हायर एजुकेशन गिनते हैं, यानी कि हमारी कॉलेज एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो हम काउंट करते हैं, जिसमें हमारा ग्रेजुएशन होता है या मास्टर्स डिग्री होती है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, देन PhD MPhil होता है। तो ये सब जो है हायर एजुकेशन के अंदर काउंट होता है। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है यहाँ पर एक आयोग बनाएगा जिसको UGC कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो मैं पहले भी आपसे बात कर चुका था कि UGC या यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है। कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है। जब हमने शुरुआत में जब लाइब्रेरीज की डेफिनेशन की बात करी थी, और मैंने आपसे कहा भी था वहाँ पर कि लाइब्रेरीज को अंदर जो है हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं नॉर्मली। पहला आपका आता है इट इज़ एकेडमिक, ACADEMIC, एकेडमिक लाइब्रेरी कहते हैं। तो एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर जो है जिसको शैक्षणिक पुस्तकालय कहते हैं, और एकेडमिक लाइब्रेरीज के अंदर भी जो है तीन कैटेगरी आती है। पहला आता है फर्स्ट A, दैट इज स्कूल्स, ठीक है। देन उसके बाद नंबर 2 पे आता है कॉलेजेस, ठीक है। एंड देन थर्ड नंबर पे जो आता है यूनिवर्सिटी। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन है भारत के अंदर जो है हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी। कुछ देशों में केवल जो है आपका स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस को भी स्कूल्स ही माना जाता है। तो यहाँ पर हमारे देश में स्कूल्स का मतलब आप जानते हैं 10+2 है ना। तो यहाँ पर जो व्यवस्था अभी जो चल रही है फिलहाल कितनी है, 10+2 जो है वो अपने स्कूल्स तक के हम लोग मानते हैं। स्कूल में भी अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी में लिखते हैं ना, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। तो तीन तरह के विद्यालय होते हैं हमारे पास। तो स्कूल एजुकेशन यानी कि 10+2 तक की एजुकेशन है, ये किसके कंट्रोल में है? तो यहाँ पर ये अभी आज भी MHRD है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अधीन है। और उसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की जब बात करते हैं तो ये जो है जिसके अधीन चल रही है, इट इज़ अंडर UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना रखा है। UGC क्या करती है ना, कब बनाई गई? तो 1953 में UGC का निर्माण हुआ। अगर सन की बात करेंगे तो 1953, ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। देन उसके बाद एक और सन आता है जिसमें आता है 1956। तो 1956 जो है वो UGC एक्ट है, यानी कि UGC का जो कानून है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि UGC की स्थापना कब है, तो 1953 में है। और अगर कानून की बात की जाएगी तो UGC एक्ट जो बना हुआ वो 1956 बना हुआ था। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो। कई बार बच्चे कहते हैं सर कहीं पर 53 लिखा हुआ है और कहीं पर 56 लिखा हुआ, तो ऐसा नहीं है। तो 53 UGC की स्थापना है और 56 UGC का जो कानून बना, एक्ट बना, उसकी बात है। अल्टीमेटली यहाँ पर आपको दो सन आपको देखने को मिलेंगे। अभी होता क्या है, मैंने आपको बताया तीन तरह की चीज़ें बताई। यूनिवर्सिटी, पहला इट्स UGC यूनिवर्सिटी। तो ये भी कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी लिखा हुआ तो क्या यूनिवर्सिटी के ऊपर ही कंट्रोल या कमांड्स हैं? तो नहीं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस दोनों साथ में आता है। हायर एजुकेशन के अंदर दोनों ही चीज़ें साथ में आती है। तो यूनिवर्सिटी है, देन ग्रांट्स, GRANTS, ग्रांट्स की बात करते हैं। तो ग्रांट्स का मतलब होता है अनुदान। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? इसको बोलेंगे अनुदान, यानी कि अनुदान दिया जा रहा है। एंड देन कमीशन यानी कि आयोग की बात करते हैं। तो कुल मिला के तीन शब्द में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दान वाला शब्द है, यानी कि ग्रांट्स है। तो अल्टीमेटली अगर आपसे ये पूछा जाए कि UGC क्या करती है, या हमें भी ये समझना हो कि एक्चुअल में UGC है क्या, तो UGC जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इनको फंड्स भी प्रोवाइड करती है और इनके लिए पॉलिसीज भी बनाती है। तो फंड्स सभी को नहीं देती है ना, फंड्स जो है कुछ किसी को देती है, किसी को नहीं देती। अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पॉलिसीज सभी के लिए, मतलब UGC जो पॉलिसी बनाती है वो सभी के लिए सर्वमान्य है, यानी कि सभी को मानना ही है। अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूंगा, तो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस की बात करूंगा, तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से। पहला आता है सेंट्रल। कौन सी यूनिवर्सिटी है आपका? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे आता है आपका स्टेट, ठीक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी। देन इसके नंबर 3 पे आता है आपका प्राइवेट, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है डीम्ड, ठीक है। तो ये चार तरह की यूनिवर्सिटी भारत में जितने भी विश्वविद्यालय, अभी लगभग 1000+ हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ है। आप देखें UGC की साइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारा सबका क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। UGC.ac.in वेबसाइट है आपकी, आप वहाँ पर चले जाए ऑफिशियल वेबसाइट पे। और सब आपको जाना भी चाहिए, आपको विजिट भी करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे, सर मैं इस यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लूँ, क्या मेरी मान्य है नहीं मान्य? कोई टीचर, कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपको इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ ये मान्य है या नहीं है। आपको करना है क्या? बहुत सिंपल सा तरीका, आप UGC की साइट पर जाइए। UGC की साइट पर आपको चारों सेक्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये चारों यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन दे रखे हैं, आपको इनके आगे लिख भी रखा। तो कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सेंटर
इस लेजिस्लेशन से बनी, मतलब है ना केंद्र सरकार द्वारा स्थापित वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी, जो राज्य सरकार द्वारा बनेगी वो राज्य यूनिवर्सिटी, जिसको स्टेट यूनिवर्सिटी कहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यानी कि प्राइवेट संस्थाओं द्वारा बनी गई है। तो आपके आसपास इर्द गिर्द आपने देखा होगा हर जगह बना, तो एजुकेशन का जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है ना, तब से आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको बहुत सारी आपके इर्द गिर्द आसपास देखने को मिलेगी। और एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के रेस्पेक्ट में कई बार बच्चे सवाल करते हैं कि सर डीम्ड क्या है। तो डीम्ड कौन सी है? तो डीम्ड वो यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, या यूनिवर्सिटी होने के लिए उसके पास इतनी काबिलियत है, तो यूजीसी ने, क्योंकि शिक्षा को बढ़ावा देना है हमें, इसलिए यूजीसी ने उन यूनिवर्सिटीज़ को या जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। मतलब उनको मान लिया गया डीम्ड, मतलब होता है सपोज टू बी यूनिवर्सिटी, यानी कि उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप, इसलिए कोई किसी मायने में कम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्चुअल में है नहीं, उसको मान लिया, हाँ उसको मान लिया गया, लेकिन उसको दर्जा दे दिया। भाई यूजीसी से एफिलेटेड हो गई तो यूनिवर्सिटी बन गई। तो आप यूजीसी के साइट पर जाकर ये चारों यूनिवर्सिटीज आप देख सकते हैं, आपको 4 सेक्शन मिलेंगे और किस किस में कौन सी। अच्छा, इंडिविजुअली स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज देखना, आपको लगता है कि हाँ कोई एबीसी या XYZ यूनिवर्सिटी है, मुझे डाउट है कि मैं यहाँ से डिग्री कर रहा हूँ, मेरी वैलिड है नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप यूनिवर्सिटी से जब पूछेंगे या कंसल्ट करेंगे तो वो तो ये कहेंगे भाई हम तो वैलिड है। कौन ये बात कौन कहेगा भाई हम एफिलेटेड नहीं है या वैलिड नहीं है? तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना है, यूजीसी के साइट पे आप जाइए। और जब आप यूजीसी की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर यूजीसी की साइट पे स्टेट वाइज ऐसी सारी यूनिवर्सिटी का कैटेगराइजेशन दे रखा है, वहाँ पर जाके आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में या जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसका यूजीसी से कौन सा एफिलिएशन लेटर है, कब से एफिलेटेड है नहीं है, ब्लैक लिस्ट है, किसी प्रकार की डिफिशियंसी है उस यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन में, कोई कमी है नहीं है, उसका इंस्पेक्शन ड्यू है या उसका एफिलिएशन अभी बाकी है, वो सारा का सारा स्टेटस आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इससे आपको संतुष्टि हो जाएगी क्या चीज़। तो ये तो मैं खैर अलग बात होगी सब्जेक्ट सेट की कि मैं यूजीसी और मैं कॉलेज, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर तो यूनिवर्सिटीज जो बनाई जाती है या जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, तो भारत के अंदर इन सारी यूनिवर्सिटी का लेखा जोखा यूजीसी के साइट पे दे रखा है, तो वहां से जाकर आप देखेंगे। अब होता क्या, यूनिवर्सिटी ये यूजीसी 2 तरह की चीज होती है। पहला मैंने आपको बताया, फर्स्ट आपको क्या था, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल सपोर्ट क्या करती है यूजीसी, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है यूनिवर्सिटी को। और सेकंड होता है आपका, सेकंड नंबर पे 2 पे क्या होता है, पॉलिसीज, POLIC, पॉलिसी बनाती है। तो पॉलिसी तो बनाएगी, जो यूजीसी जो पॉलिसी बनाएगी वो इन सबके ऊपर समान रूप से लागू होगी, लेकिन सबको फाइनेंशियल सपोर्ट सबको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को मिलेगा, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी को कुछ रेशियो में मिलेगा, है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी को किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। तो उसके जो मापदंड है, जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हो, अलग अलग ना 12F होता है, 12B होता है, ऐसे अलग अलग कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं या कुछ कहते हैं ना मापदंड होते हैं। अगर आप उस स्टेज पे उस मापदंड को अगर आप पूरा करते हैं तो यूजीसी आपको जो है ऐसे कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और अगर आप वो मापदंड पूरा नहीं करते हैं या आप, तो आपको नहीं मिलता। बाकी इनको जहाँ पर जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो सरकार ने बनी तो सरकार उसको देगी, स्टेट यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी है, स्टेट गवर्नमेंट ने, वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो ये 2 ही चीज़ें होती है, इसलिए फाइनेंशियल सपोर्ट को ही ग्रांट्स कहते हैं ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो ग्रांट्स देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस पर काम किया गया। अब इसका हिस्टोरिकल पार्ट देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दी छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके खास काम की चीज़ें। अब छोटी चीज़ें हिस्टोरिकल पार्ट की हम लोग बात करते हैं, हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट है। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, 3 शब्द आपको याद रखने हैं। यूजीसी का मैंने आपको लोगो बताया यहाँ पर, ये यूजीसी का मुख्यालय आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि दिल्ली के अंदर मुख्यालय, अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना की डेट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। स्थापना देखा यहाँ पर 28 दिसंबर 1953। इज इट क्लियर? तो 28 दिसंबर 1953 ये इसकी डेट है। तो मैंने आपसे कहा ना 53 आपको डेट मिलेगी। अब इसके पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, क्या क्या चीज़ें, कब किसको चेयरमैन बनाया गया, क्या काम किया गया। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे मेरे साथ थोड़ा सा आप डिटेल में। लिखा हुआ इन दिसंबर 1948, 53 की तो कहानी है, लेकिन कहानी शुरू कब से होती है? ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 1948 से शुरू होती है। लिखा हुआ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले क्या बनाया? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया। ठीक है, कब बनाया? 1948 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन। जो डॉक्टर राधाकृष्णन, आपने नाम सुना, राधाकृष्णन आयोग की बात करते हैं, तो वही डॉक्टर राधाकृष्णन है, उनके अधीन 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया। एंड कमीशन हैज मेड मेनी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द हायर एजुकेशन एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स इन अगस्त 1949। तो इस आयोग ने जो है अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, और उस रिपोर्ट के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि द लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल वर्क ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब उस रिपोर्ट के ऊपर उस रिपोर्ट का टाइटल ही लिखा था। इज इट क्लियर? राधाकृष्णन आयोग की ये यूजीसी को एस्टेब्लिश करने के लिए
यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना, और बाद में यही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर जो है कन्वर्ट हुआ। तो हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 1948 जैसे तो हम लोग पढ़ते हैं ना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से पहले हम लोग इंपीरियल लाइब्रेरी पढ़ते हैं। तो जो पहले इंपीरियल थी वो आज नेशनल लाइब्रेरी है, जो आज नेशनल लाइब्रेरी पहले इंपीरियल हुआ करती थी। इंपीरियल से पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करती थी, कलकत्ता और इंपीरियल का मर्जर हुआ। तो ये थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसी प्रकार से यूजीसी की बात करें तो मैंने राधा कृष्ण आयोग की मैंने आपसे बात करी, अब इसी की डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर दे रखी है। देखिए मैं हिंदी में भी लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बात अपने आप समझ में आ जाएगी। तो भारत सरकार ने दिसंबर 1948 में, लिखा ना, लिखा राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, और आयोग ने कई उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण सिफारिशें और अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिन्होंने रिपोर्ट पर साफ साफ तौर पर लिखा था कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय के सभी कार्यों का दिल है, यानी कि हृदय है। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट, क्लियर। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट बात, एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। तो रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन, इस कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि यूजीसी बनाया। कब बनाया, तो लिखा हुआ 3 नवंबर 1952 को 53 को जो है, सॉरी 2 को ये रिकमेंडेशन हुआ, एंड इन इनोग्रेटेड, तो 28 दिसंबर 1953 को ये इनोग्रेट किया गया बाय एंड देन एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है 1950 28 दिसंबर, तो मैम डेट ही मानते हैं 28 दिसंबर 1953। तो यूनिवर्सिटी या यूजीसी बिकम द स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट बना, और एक्ट कब बना था 1956 में। मैंने आपसे कहा ना कानून जो है वो 56 में, एंड वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन द नवंबर 1956। दो चीज़ें एक बार यहाँ पर क्लियर हो गई कि इस कमेटी की सिफारिशों पर फाइनली जो है 1953 के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आयोग की स्थापना की गई परमानेंट तौर पे, और चलते चलते धीरे धीरे 1956 के अंदर जो है यूजीसी कानून बना, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 कहते हैं। तो ये वही बातें, तो 2 सन की जो मैं कन्फ्यूजन था मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब इसको देखेंगे तो आप यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने 3 नवंबर 1952 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करी। तो यहाँ पर देखिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की, और इसका विधिवत उद्घाटन जो है वो 28 दिसंबर 1953 को किया गया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री उस वक्त जो एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया, और 1956 में जो है भारतीय संसद द्वारा जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 बनाया गया। तो ये 2 तरह की चीज़ें, इज इट क्लियर। नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स। और यूजीसी चेयरमैन की बात करते हैं तो चेयरमैन पर भी सवाल आ सकता है। सबसे पहले देखिए CD देशमुख जो थे वाज एन इंडियन सिविल सर्वेंट थे, and the first Indian to be appointed as the governor of the Reserve Bank of India उस जमाने में थे in 1943 under the ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज के अंदर जो है CD देशमुख गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे थे 1943 में, उन्हें बनाया गया इसका चेयरमैन। तो 1956 से लेकर 1961 तक, और फिर उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे 62 से लेकर 67 तक, ठीक है। वर्तमान की बात करेंगे तो प्रोफेसर M जगदीश कुमार वॉज अपॉइंटेड, तो आज भी यही है, तो एज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूजीसी फरवरी 2022 से लेकर टिल डेट तक। अभी वर्तमान में जगदीश कुमार जो हैं वही आपके यूजीसी चेयरमैन है। बार बार यूजीसी एंटी नेट को लेकर कई बार ट्विटर करते हैं, आपने देखा भी होगा, चेहरा आपने देखा होगा। तो अल्टीमेटली जगदीश कुमार हैं फिलहाल यूजीसी चेयरमैन है। लगभग 2 से 3 साल के अंदर जो है, फिलहाल तो 2 साल हुए, लेकिन 2 से 3 साल के अंदर आम तौर पे देखा गया है तो ये गवर्नमेंट बॉडी है यूजीसी, और गवर्नमेंट उसमें चेयरमैन जो होता है ये आईपीएस या आईएएस ऑफिसर्स को जो है बनाया जाता है। तो वो आपको यहाँ पर ऐसे रिक्रूटमेंट होते रहते हैं, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद की बात करते हैं। मैंने आपको चेयरमैनशिप के बारे में बताया, ये कुछ बेसिक चीज़ है। अब यूजीसी का क्या रोल है वो इम्पॉर्टेंट है कि यूजीसी का जो रोल आता है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम बहुत सारा रोल है यूजीसी के, लंबी चौड़ी लिस्ट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, कई सारे ढेरों प्रोजेक्ट्स यूजीसी के चल रहे हैं, लेकिन हमें हमारे काम की चीज़, तो हमारे काम की चीज़ ये है कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए या लाइब्रेरीज के प्रमोशंस के लिए जो है वो यूजीसी क्या क्या काम करती है, हमें वो देखना है। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपसे कहा कि देखो पॉलिसी बनाती है ना, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको, ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यूजीसी फाइनेंशियल सपोर्ट पर हम पहले बात वहीं से शुरू करते हैं, अपने आर्थिक सहायता की बात करते हैं, और उसके अलावा भी जो बाकी यूजीसी ने जो प्रोजेक्ट चला रखे हैं या एग्जाम में उससे संबंधित जो बातें की जाती है वो करेंगे हम, ठीक है। तो कहाँ कहाँ किस किस आयोग ने क्या रिकमेंडेशन की और किस कौन सी बातें करी, तो वो तो बाकी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप पढ़ेंगे, जहाँ पर लाइब्रेरीज के, लेकिन यूजीसी ने कौन कौन से काम किए हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर एक्टिविटीज़ के अंदर बात करूँगा तो एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आता है तो मेनी एक्टिविटीज़ लिखा, मेनी एक्टिविटीज़ आर डन बाय यूजीसी फॉर द लाइब्रेरी एजुकेशन
कॉर्पोरेशन एंड द सम ऑफ विच आर एज फॉलो, यानी कि लाइब्रेरी एजुकेशन के लिए और कॉर्पोरेशन के लिए जो है यूजीसी द्वारा कई सारी चीज़ें की गई है। मैं उन्हीं की बात जो है आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट सबसे पहला पॉइंट है, फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो लिखा हुआ द फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी आर्थिक सहायता की बात करते हैं। तो यूजीसी जो है आर्थिक सहायता प्रोवाइड करती है, लिखा हुआ यूजीसी प्रोवाइड ग्रांट्स, मैंने अभी वही कहा आपसे, ये शब्द बार बार आपको मिलेगा। तो ग्रांट्स मेनली टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, और इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रांट्स इज अवेलेबल अंडर ईच 5 ईयर प्लान, हर पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मिलता है ना। तो देखिए यूजीसी की दो खास बातें, पहली बात तो ये कि यूजीसी तो ऐसा नहीं कि मतलब ग्रांट्स जो लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए जो ग्रांट्स देती है वो हर प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अंदर ऑलरेडी बजट डिसाइडेड हो जाता है, और जो पंचवर्षीय योजना चलती है उस बजट को जो है एलोकेट किया जाता है यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बुक बैंक योजना भी जो है, यहाँ पर सवाल मैंने यहाँ पर एक लाइन और लिखी है आपके लिए ना, यहाँ पर लिखा था द प्रोजेक्ट बुक बैंक। तो बुक बैंक प्रोजेक्ट भी जो है यूजीसी द्वारा ही चलाया गया था। हालांकि आपको पता होगा बुक बैंक प्रोजेक्ट क्या है, नहीं तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने ज़माने में भी जो है बुक बैंक यूज़ किया। आज भी जो है यूजीसी जहाँ पर जिन कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी की तरफ से ग्रांट्स मिलती हैं, वहाँ पर बुक बैंक योजना आज भी चलती है। बुक बैंक योजना के अंदर क्या होता था, क्योंकि मैं 30 साल पुरानी जब मैं कॉलेज में हुआ था, मैं तब की बात आपको बता रहा हूँ। तो ज़माने में बुक बैंक योजना के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती थी कि हम जैसे नॉर्मली आप जैसे किताब इशू करवाते हैं तो क्या करेंगे, आप लाइब्रेरी में जाएंगे, आप एक किताब इशू कराएंगे, दो तीन, तो लाइब्रेरी एक समय में एक या दो किताबें इशू करती है, उससे ज़्यादा किताब इशू नहीं करती। लेकिन जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे मैं ग्रेजुएशन की बात करूँगा, बीएससी के अंदर आपके पास सब्जेक्ट क्या है, आपका फर्स्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तीनों सब्जेक्ट के 3-3 पेपर है, तो 9 पेपर है। किसी भी एक किताब में पूरा पेपर नहीं मिलता, यानी कि आप एक पेपर को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 किताबें लगती है उसके अंदर। तो 2 किताबें भी मान लो, तो 9 पेपर को पढ़ने के लिए आपके पास 15 से 18 या 20 किताबें आपको चाहिए। ये किताबें आपको कहाँ से मिलेगी, आप बाजार से खरीद के लाएंगे किताबें। और जब आप किताब बाजार से खरीद के लाते हैं, आपको पूरी कॉस्ट देकर आप किताब खरीद के लाते हैं, है ना, और 1 साल बाद पढ़ने के बाद वो किताबें आपके लिए एक तरीके से रद्दी हुई थी, हम उसको या तो अपने जूनियर्स को दे देते हैं या उसको रद्दी में दे देते हैं। यूजीसी ने स्कीम निकाली कि यूजीसी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप बाजार से किताबें मत लेकर आइए, आपको अपनी ही लाइब्रेरी में 15 किताबें चाहिए, 20 किताबें चाहिए, आपको इशू कर दी जाएगी। आपको जितनी किताबें आप इशू करेंगे उन किताब की कॉस्ट का 30% अमाउंट आपको नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो है आपको लाइब्रेरी में जमा कराना होगा, और वो आपका 1 साल तक के लिए होगा। यानी कि 1 साल तक आपको, जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे देन उसके बाद आप वापस किताब जमा करा के आप एनओसी ले लेंगे लाइब्रेरी से। दैट इज नोन एज बुक बैंक। तो यानी कि इस पैसे से यूजीसी ने अपना बुक बैंक बनाया। तो यूजीसी को क्या फायदा हुआ या लाइब्रेरीज को क्या फायदा हुआ उससे, तो आपको 30% में, यानी कि 100 रुपये की किताब थी, आपको 30 रुपये में साल भर पढ़ने के लिए मिल रही है आपको, यानी कि रेंटल है उसका। तो वो ज़्यादा अच्छा है, हमें भी, स्टूडेंट को भी फायदा था, और ये लाइब्रेरी को फायदा कि लाइब्रेरी इस प्रकार से अगर 2 या 3 साल बाद लाइब्रेरी का पूरा स्टॉक, यानी कि आज अगर लाइब्रेरी ने मान लिया 10-20 लाख की किताबें खरीदी, तो 3 साल बाद वो लाइब्रेरी के जो है 30 लाख रुपए या 20 लाख रुपए बच्चों से रेंट के रूप में आ गए, और किताबें जो है बच गई सारी की सारी। तो दैट वाज द बुक बैंक योजना, ये बनेगी। तो यूजीसी इज पायनियर इन दैट। तो यूजीसी ने ये स्कीम बनाई थी, जिसके बारे में तो मैं आपको बता दिया है बुक बैंक क्या होता है। तो आर्थिक सहायता के बारे में बात करते हैं, हिंदी में लिखा है उसको आर्थिक सहायता यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं। तो यूजीसी द्वारा मुख्य रूप से केंद्रीय, राज्य विश्वविद्यालय तथा सरकारी महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करती है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनुदान जानकारी उपलब्ध होती है, और ये आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट है। सेकंड बात करता हूँ, सीडीसी की बात आती है। सीडीसी का मतलब है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। अब सीडीसी क्या है, तो हम इसकी बात करते हैं। सीडीसी देखिए, एक होता है कोर्स, सिलेबस और करिकुलम। तो जब आप यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं, आपने किसी कोर्स में एडमिशन है, जैसे आपने, मैंने बीए कर रहा हूँ या मैं बीएससी कर रहा हूँ या मैं बिलिप कर रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी साइंस का एग्जांपल लेता हूँ, बिलिप कर रहा हूँ मैं। तो जब बिलिप करने जाऊँगा तो बिलिप के अंदर ये डिसाइडेड होगा कि ऑलरेडी कि या पहले से करिकुलम बनेगा उसका पहले, है ना। सिलेबस अलग चीज़ है, करिकुलम अलग चीज़ है। सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस है। सिलेबस तो ये हो गया कि जैसे आपको पेपर्स बना दिए, आपके 5 पेपर है, 6 पेपर है। पहले करिकुलम बनेगा कि 6 पेपर पढ़ेंगे बच्चा, या 7 पढ़ेगा, या एक साल में सेमेस्टर स्कीम होगी, या हाफ ईयरली एग्जाम ऐसे होंगे, या ईयरली सेशन होगा, लाइक दैट। अगर सेमेस्टर है तो वहाँ पर 10 पेपर है, तो दोनों सेमेस्टर में बढ़ जाएंगे आपको 6-6 महीने में 5 पेपर फर्स्ट में 5। इसमें थ्योरी कौन सा है, प्रैक्टिकल कौन सा है। अच्छा, थ्योरी प्रैक्टिकल के परसेंटेज वेटेज क्या रहेंगे उसके अंदर, कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, कितने मार्क्स के थ्योरी एग्जाम्स होंगे, सबको मिला के इंटर्नशिप कैसे होगी। तो ये सब, ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, दैट इज नोन एज करिकुलम। किस पेपर को कितने घंटे पढ़ना, आपको लिखा हो, आपने करिकुलम दिखा तो उसमें लिखा होता है LTP, ऐसे लिखा होता है ना, कि लेक्चर कितना है, इसका थ्योरी कितना है, या इसका प्रैक्टिकल कितना है, ऐसे एक टेबल सा एक बना रहता है उसके अंदर मार्क्स तक अलॉट रहते हैं। मार्क्स मतलब ये है कि आपको 10 दिखाते हैं, उसमें दिखाता है 8+2+8+1+1, यानी कि मतलब इतना थ्योरी है, इतना प्रैक्टिकल है, इतना आपको ये करना है। तो ये दैट इज करिकुलम, जो स्ट्रक्चर, जो योजना बनाई जाती है, दैट इज नोन एज करिकुलम कहलाता है वो आपका।
तो लाइब्रेरीज के लिए या लाइब्रेरी एजुकेशन के लिए जो है करिकुलम में सीडीसी बनाया गया। तो ये पीएन कोला द्वारा जो है, पीएन कोला को अध्यक्ष बनाया गया उस वक्त, पृथ्वीनाथ कोला को, और सीडीसी कमेटी यूजीसी ने बनी। तो इस पर भी सवाल आता था। मैं सीडीसी होता क्या मैंने आपको बता दिया। अब इसके ऊपर बात करते हैं। इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सीडीसी यानी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1990, 1990 में बनाई गई थी, एंड विच वाज हेडेड बाय पीएन कोला। तो पीएन कोला के अध्यक्षता में बनेगी, एंड वाज अपॉइंटेड एज, उनको कमेटी चेयरमैन बनाया गया था। कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन द ईयर, कमेटी ने 1993 में रिपोर्ट सबमिट करी, एंड विच गाइडेंस एंड द रिलेटेड विद द सिलेबस एडमिशन पॉलिसी एवर प्रोवाइडेड। यानी कि पीएन कोला की अध्यक्षता के अंदर ये काम किया गया। इसको कहते हैं सीडीसी, कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। इज इट क्लियर? ये आपने नाम सुना होगा, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला आपका है एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो देखिए यूजीसी ने क्या कर रखा है, यूजीसी ने संपूर्ण भारत के अंदर या हमारे देश के अंदर जो है एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स बना रखे हैं। आज जिला स्तर के ऊपर जो है लगभग 750, अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लगभग 750 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कंप्लीट इंडिया के अंदर जो है एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स बने हुए हैं। यूजीसी ने अपनी एकेडमिक इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने के लिए या डिटेल्स के लिए जो है ये बनाया गया। लिखा यूजीसी, लिखा नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर्स यानी कि एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर्स हैव बीन एस्टेब्लिश फॉर बाय यूजीसी फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स टू प्रोवाइड रिसर्च एंड द बिब्लियोग्राफी इन्फॉर्मेशन इन द वेरियस सब्जेक्ट। यानी कि आप कर सकते हैं एनआईसी की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला मॉडर्नाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालयों के आधुनिक विकास की बात करते हैं। पुस्तकालयों के आधुनिक विकास की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है बाय द यूजीसी फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ईच यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, अंडर विच द अमाउंट इज फिक्स्ड। 2 करोड़ रुपए अमाउंट फिक्स दे रखा फॉर द सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए रखा, और 50 लाख इज फिक्स फॉर द स्टेट लाइब्रेरी। तो स्टेट लाइब्रेरीज के, सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए जो है ये फंड्स दे रखा है। यहाँ पर द अमाउंट कैन बी यूज, काम आ सकता है फॉर द कंप्यूटर के लिए, फर्नीचर के लिए, इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए, परचेज ऑफ द बुक्स के लिए काम आ सकता है, और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए भी जो है इस आर्थिक सहायता का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ये यूजीसी की कई सारी गतिविधियां हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने बहुत डिटेल में आपको दे रखा है इजीली। ठीक है, नाउ एनआरसी एक आता है। एनआरसी मतलब नेशनल रिव्यू कमेटी। अब नेशनल रिव्यू कमेटी का मतलब क्या है? तो ये बहुत सीधी सी बात है कि यूजीसी ने आपको पैसा दिया खर्च करने के लिए। अच्छा, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि भाई फाइनेंशियल मैटर्स हैं तो यूजीसी कहती है कि भाई आपको पैसा दिया, आपको बजट एलोकेशन हो गया, वो पैसा आपको जो भी मिला, आर्थिक सहायता आपको जो यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट के लिए मिली, लाइब्रेरीज को डेवलप करने के लिए मिली, आपको किसी और प्रकार से कई किसी प्रोजेक्ट के लिए मिली आपको, तो यूनिवर्सिटी या यूजीसी क्या करती है कि आपको एक एनआरसी बनाती है, नेशनल रिव्यू कमेटी भी बनाती है। तो उसमें एक यूजीसी का मेंबर होता है, एक आपके इंस्टीट्यूशन का मेंबर होता है, एक पब्लिक फिगर को हम लोग ऐड करते हैं उसके अंदर। इस प्रकार से ये देखा जाता है कि जो फाइनेंशियल ग्रांट्स या जो आर्थिक सहायता आपको दी गई है उसका आपने किस प्रकार से उपयोग किया या नहीं किया। कई बार क्या होता है, जैसे बजट एलोकेट होता है तो यूजीसी या लोग जो है या उस बजट को काम में नहीं लेते हैं, तो वापस से यूजीसी की तरफ जो है चला जाता है, मतलब बजट वापस से जो है लौटा दिया जाता है, ऐसा किया जाता है। तो इस पर रिव्यू करने के लिए या उस पर देख रेख करने के लिए बनाते, लिखा मैंने यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय के लिए एनआरसी का गठन किया जाता है, जिसका कार्य जो है यूजीसी द्वारा प्रदान किए गए अनुदान के उपयोग की जांच एवं समीक्षा करना होता है तथा भविष्य में उपयोग हेतु नीति तैयार करके यूजीसी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट, इट इज नोन एज द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की एक्टिविटीज के अंदर आता है। कुछ कमेटीज की बात करते हैं, देखिए यूजीसी में यहाँ तक तो एक्टिविटीज की बात होगी, और अब कुछ कमेटी, वो कमेटियाँ जो यूजीसी द्वारा समय समय पर बनाई गई, तैयार की, जिसने अपना काम किया। रंगनाथन का भी यहाँ पर रोल, क्योंकि जब जब लाइब्रेरीज की बात करते हैं या लाइब्रेरी साइंस की बात करते हैं, रंगनाथन का रोल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो पहले देखिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी है ना 1957 के अंदर, है ना, एक बात है, एंड दैट इज नॉट रंगनाथन कमेटी 1957। क्योंकि बात हम उसका मतलब आप लाइब्रेरी कमेटी बोलें या रंगनाथन कमेटी बोले, अगर रंगनाथन चेयरमैन है तो रंगनाथन कमेटी भी वही बात है और लाइब्रेरी कमेटी होता है। 1957 में ना पहली बार कमेटी बनेगी रंगनाथन लाइब्रेरी कमेटी, एंड देन इसके बाद रिव्यू कमेटी भी बनाएगी ऑन द लाइब्रेरी साइंस वाज कंस्टिट्यूटेड इन द 1961। तो 1961 में तो दोनों की अध्यक्षता, रिव्यू कमेटी की बात करें या लाइब्रेरी कमेटी, दोनों की अध्यक्षता यानी कि 57 वाली और 61 वाली दोनों कमेटी की अध्यक्षता जो है रंगनाथन ने ही करी। ठीक है, लिखा हुआ इस कमेटी का पर्पस जो था, लिखा द पर्पस ऑफ द कमेटी इज टू रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स फॉर द टीचिंग, यानी कि टीचिंग के अंदर स्टैंडर्ड्स हैं, एग्जामिनेशन के अंदर स्टैंडर्ड्स हैं आपके, और रिसर्च इन द लाइब्रेरी स्कूल्स, द लाइब्रेरी स्कूल्स में और इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है स्टैंडर्ड यानी कि मानक निर्धारित करने के लिए जो इस कमेटी ने काम किया। तो दैट वाज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं
लिखा हुआ एंड टू प्रिपेयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द करिकुलम एंड टू डिसाइड द एडमिशन एलिजिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इन ईच कोर्स, यानी कि हर स्टूडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना है कोर्स में एडमिशन के लिए। तो दैट वाज द यूजीसी कमेटी। तो आपको एक तो ये याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपसे कहा कि देखिए लाइब्रेरी कमेटी बनेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कि द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1962। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को 1962 में सबमिट किया। And the report of the review committee was the first complete document on the library education in India, published by UGC 1965। ये important है। उस डॉक्यूमेंट का टाइटल था कि लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। कई बार आपसे पूछ लीजिए कि लाइब्रेरी साइंस इन यूनिवर्सिटी किस डॉक्यूमेंट का नाम है। तो ये कमेटी की रिपोर्ट थी जो कि 1965 में जो है यूजीसी द्वारा पब्लिश की गई थी, एंड इंक्लूडेड अ डिटेल रिव्यू ऑन द लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन। तो भारत के अंदर पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा से संबंधित ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था, जिसका नाम है भारतीय विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय विज्ञान, जिसे पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की विस्तृत समीक्षा शामिल थी। समिति ने 1962 के अंदर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका वाडिया कमेटी, एक और कमेटी जिसका जिक्र भी बार बार किया था। एंड यूजीसी हैज़ अपॉइंटेड रिव्यू कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्रोफेसर AR वाडिया। AR वाडिया की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनाएगी इन द 1967, and which gave a comprehensive detailed report and the proper efficient organization setup for the functioning of the university libraries and for the introduction of the masters of the library science course in the Indian university। भारतीय विश्वविद्यालयों में मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्स को इनिशिएट करने के लिए या उसको प्रारंभ करने के लिए इस कमेटी की द्वारा जो है सिफारिशें की गई थी। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक जो है आपको मैंने यूजीसी से संबंधित आपको कुछ जानकारी दी। देखिए एक और विशेष बात जो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि ये हमने यूजीसी के बारे में बात करी, और ऐसे और भी टॉपिक्स है जो कि संगठन से संबंधित हैं, जिसमें पहला यूनेस्को हो गया आपका, सेकंड नंबर आपका यूजीसी, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो RRLF यानी कि राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन की बात करेंगे। हाल फिलहाल अगर आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आप NVS की तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि NVS की का नोटिफिकेशन आपको अति शीघ्र आपको मिलने वाला है, और सितंबर के अंदर जो है आपका NVS का एग्जाम है। NVS का कोर्स अगर आप जो है टारगेट एपी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप NVS की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो है दिखा रहा हूँ आपको। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एक आपका रंगनाथन बैच है जो कि 1 मई से हमने एक बैच स्टार्ट किया, KVS, NVS और DSSS भी तीनों के लिए। तो आपको 1 साल की वैलिडिटी है, और इस साल आपको NVS के बाद जो है आपको KVS भी आपको डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा 1 साल के अंतराल के अंदर। तो आप इसी एक पर्टिकुलर कोर्स, आपको KVS के लिए अलग से कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप KVS, NVS और DSSS भी तीनों की तैयारी जो है आप सिंगल बैच से कर सकते हैं। 1 मई से टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट हो गया, अगले 3 से 4 महीने ये बैच चलेगा। तो फिलहाल आपको सारी क्लासेस लाइव मोड के अंदर मिलती है। लाइव क्लास के बाद आप जो है रिकॉर्डेड मोड उसका बन जाता है, यानी कि मॉर्निंग में जब आप लाइव सेशन चलता है तब आप लाइव अटेंड कर सकते हैं, बाद में आप उसको रिकॉर्डेड मोड में भी आप उस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूँ ये हमारा ये क्लास के फीचर्स हैं, जहाँ पर प्रतिदिन देखिए बाइलिंगुअल मीडियम डेली लाइव क्लासेस चलती है आपकी, डिजिटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, PDF टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, टॉपिक वाइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट, यानी कि जितने भी मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ फिलहाल आपको टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हाथों हाथ आपको डेली आपको टेस्ट मिल जाता है। उस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं आप तो आपका टॉपिक जो है बाय डिफॉल्ट अपने आप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम आपका LIS टारगेट अभी, जो आपका चैनल का नाम है वही आपका LIS टारगेट अभी। इस चैनल से जुड़कर आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। एंड फाइनली दिस इज आवर एप्लीकेशन, ये हमारी एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप जुड़ सकते हैं। आप आईफोन यूज़ करते हैं तब भी आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, आप एंड्रॉइड यूज़ करते हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारा QR कोड अगर आप इसको स्कैन करेंगे तब भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप जहाँ आप चलाना चाहें चला सकते हैं, और ये हमारा एक मोबाइल नंबर है 78777192, जिससे आप जुड़कर आप और भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप बात कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मैं आपसे फिर से एक नए टॉपिक के साथ जो आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।